दुनिया के सामने बात है वो है कि ये 13,000 जो लोग शहीद हुए हैं, इनका क्या है, इनका क्या सिलसिला, इनका जवाब कौन देगा। और बिल्कुल तबाह करके रख दिया पूरे गजा को, और दरमियान में यहाँ तक चले गए कि न्यूक्लियर बम गिराएंगे, आग लगा दो, मार दो, ख़त्म कर दो। तो ये अगले चंद घंटों में, और अभी थोड़ी देर पहले जो है ये इसमें जो मुकम्मल रिस्ट्रेन का अगर किसी ने मुजाहरा किया है ना, किसी कुव्वत ने अपने आप को, आप समझें कि बहुत ज़्यादा, यानी उन्होंने फ्रंट खोले रखा है लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को सक इन नहीं होने दिया। सक इन से मुराद ये कि अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि वो एक मतलब है कि और वो हिजबुल्लाह है, सैयद हसन नसरुल्लाह। अभी लेबनान में मुसलसल स्ट्राइक्स, जितनी स्ट्राइक्स ये करते हैं उधर से जवाबी स्ट्राइक्स हो जाती हैं इसराइल पे, लेकिन ये है कि वो अभी वहाँ के 2 सहाफ़ी भी शहीद हो गए हैं, और मतलब वो अपना हिसाब बिल्कुल उन्होंने बराबर वहाँ प्रेशर बिल्ड किया हुआ है। लेकिन जो असल मामला है वो ये है कि जो सैयद हसन नसरुल्लाह ने पहली स्पीच की थी तो उन्होंने कहा था कि ये हमास की तरफ से हमें नहीं कहा गया अभी तक आने के लिए, अभी इसको हमास ही संभाल रही है। सही, ठीक है, यरगमालियों, जब ये महसूस होगा कि यरगमालियों को छुड़ाने के लिए वो, क्योंकि देखें बात ये सारी कि एक तो हिजबुल्लाह ज़ाहिर है एम्बुलेंस से लेके और वो डॉक्टर्स लेके तो यहाँ तक गजा तक नहीं आ सकता, वो तो एक अटैक उन्होंने करना था ना, तो अटैक उन्होंने नहीं, वो हिसाब किताब बराबर करते रहे कि इधर से रॉकेट गए उन्होंने 4, एक गया उन्होंने 3 मार दिए, 4 गए रॉकेट्स उन्होंने 6 मार दिए, तो ये उन्होंने नॉर्थ पे उनको इंगेज रखा। अच्छा, एक तो ये डेवलपमेंट आज इसकी तवक्को मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैबिनेट का इजलास वहाँ पे नेतन्याहू का 8 बजे तल अवीव टाइम के मुताबिक, और उसके में अप्रूवल हो जाएगा तो रात को फिर कतर अनाउंस करेगा। सही। इसी दौरान जो है वो दूसरी जो बात है वो, अच्छा फिर उसमें यह है कि उसमें लिस्टें जो हैं वो फाइनल हो रही हैं, और उसमें जाहिर है कि फिर उसके बाद आगे क्या होगा ये भी चलेगा मामला, इसमें कई दिन लग सकते हैं, इसमें कई दिन लग सकते हैं, ये इसमें डेडलॉक भी आ सकता है, इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है, ये कई दिन तक ये मामला चल सकता है, लेकिन ये आज से शुरू हो रहा है। सही। दूसरी बात यह है कि जो वांग यी हैं उनसे मुलाकात कल हुई, उनका स्टेटमेंट आया और उन्होंने बिल्कुल 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की, और उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन और इसराइल की मजम्मत की, उन्होंने फ़लस्तीनियों का साथ देने की बात की चाइना की तरफ से। और आज जो ब्रिक्स का इजलास हुआ है, ब्रिक्स का इजलास में फिर चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, ये वर्चुअल समिट हुई है, लेकिन इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी शरीक नहीं हुए। सही। और इसमें जो है वो ये ब्रिक्स प्लस का इजलास हुआ है, तो इसमें इसीलिए जो सऊदी, ये ज़हन में रखें कि 3 ब्रिक्स प्लस में 3 ममालिक अभी शामिल हुए हैं अगस्त में, 6 ममालिक शामिल हुए हैं, जिसमें से 3 ममालिक जो हैं वो आप समझें कि मशरिक़ वस्ता, उसको ज़ाहिर मिस्र तो नहीं है, मिस्र अब चलें मशरिक़ वस्ता में लें या इसको अफ्रीका में लें, जहाँ भी लें, लेकिन यह है कि इसमें 3 मुल्क ऐसे हैं जो कि यानी जिनको मीना या मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका कह सकते हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, और ईरान, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात में से 4 ममालिक इधर से आए हैं। उसके बाद जो है वो वहाँ से अर्जेंटीना और एथोपिया, ये ममालिक वहाँ से आए हैं। तो ये जो है ये ब्रिक्स प्लस का इजलास हो रहा है जी। अच्छा, इसमें जो ओपनिंग रिमार्क्स हैं, सबसे सख्त अगर किसी की स्पीच गई है, एक तो सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ाद मोहम्मद बिन सलमान की स्पीच, उन्होंने तो कहा असला बंद करें इसको, बिल्कुल इसराइल को असला बंद करें। और ये आप देखें कि डिप्लोमेसी जो की है सऊदी अरेबिया ने शुरू, सऊदी अरेबिया, कतर और ईरान, इन तीनों को, और टर्की, इन तीनों के अपने अपने अंदाज की जो डिप्लोमेसी है उसको देखें तो आपको इतनी कोऑर्डिनेशन मिल रही है इसमें कि एक तरफ कतर जा रहा है, कतर बात कर रहा है, उधर से ईरान एक्टिव है, उधर से सऊदी अरेबिया ने एक बिल्कुल आप समझें कि
ब्लिंकन से मिलने से इनकार कर दिया। यानी शुरू में ये ना ब्लिंकन खड़े हुए हैं और मुलाकात ही नहीं हो रही, वो मतलब है, और वो बाकायदा लीक हो गया कि 2 बजे रात को बुला के सुबह ब्लिंकन से वापस जाए, और प्रेसिडेंट बाइडेन को आना पड़ा, और वो भी उसमें। और वो जो है वो यानी सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल ऐसी पोजीशन ली कि दरमियान में प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी जो बात करते रहे, वो बाइडेन वो तो कतर के अमीर से ही बात करते रहे कि ये यरगमाली छुड़वा दें, ये कर दें, वो कर दें। और फिर एक और बात बड़ी जो मेरा ख्याल से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गलती कह दें या इसको जो भी कहें, मैं नहीं जानता कि इसको अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने दोनों मसाइल में, एक तो एपेक समिट के दौरान प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये बात शी जिनपिंग से की कि मैं चाहता हूं कि आप मशरिक़ वस्ता में ये जो मामला है गज़ा और गज़ा का, इसको आप हल करने में चीन हमारी मदद करे। ये बात प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेन की जंग में भी कर दी और मशरिक़ वस्ता में भी कर दी। नतीजा ये है कि चाइना आ गया, और चाइना जो है ये ब्रिक्स का इजलास हुआ। अच्छा, ब्रिक्स के इजलास में तो जो साउथ अफ्रीका, अब देखें ना, इसमें ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका भी है परमानेंट मेंबर्स में से। बाकी मेंबर्स तो आ गए हैं, लेकिन वो जनवरी से ऐड होंगे इसमें जो प्लस हैं मेंबर्स। और फिर जब इसमें 37 या 50 या बाकी ममालिक आएंगे तो पता नहीं इसकी क्या शक्ल बनेगी। और ब्रिक्स की, मैं आपको ब्रिक्स की जो बुनियाद है ना बनने की, ब्रिक्स क्यों अचानक दुनिया में आ गया है, ये भी समझना जरूरी नहीं कि क्यों दुनिया चली गई है ब्रिक्स ब्रिक्स ब्रिक्स, क्या हमें ब्रिक्स में जाना है, ब्रिक्स में जाना है। उसकी वजह यह है कि डॉलर को हथियार के तौर पे यूज किया है। जब आप डॉलर को एज अ वेपनाइज यूज करेंगे ना, देखें, मैं किसी मुल्क में कोई सरमायाकारी करे जाके, कोई अपने पाकिस्तान ने अपने पैसे रखे हुए हैं डॉलर्स में ट्रेड हो रही है, अब अचानक पता चले कि आपने सैंक्शंस लगा दी, और ये हुआ है रशिया के साथ कि आपने उनके डॉलर्स को आपने वेपन के तौर पे यूज किया। फर्क कोई नहीं पड़ा उनको, रशिया को, इसलिए कि फौरी तौर पे चाइना, बाकी दुनिया कहीं स्टैंड बाय थी तो रशिया। लेकिन अगर वो तो सैंक्शंस का हथियार खत्म हो चुका है। देखिए, 2 ही पावर्स हैं ना, किस अमेरिका के पास अभी तक 2 पावर्स रही हैं। एक उनके पास रही है हमला कर दो, अटैक कर दो, दूसरी ये है पाबंदियां लगा दो। पाबंदियां फेल हो चुकी हैं। ईरान पे पाबंदी लगाई, कोई फायदा। आप रशिया पे पाबंदी लगाई, कोई फायदा। पाबंदियों का दौर गया, ठीक है ना, कि आप IMF के ऊपर हाथ मरोड़ रहे हैं, ये करें, तो लोग ग्रेजुअली। अब मुझे ये बताएं, इंडिया है जी, इंडिया जो है वो आपके ख्याल से अगर उसने चाइना के साथ कुछ तिजारत करनी है या उसने रशिया से, तो इंडिया पहले अपनी करेंसी को डॉलर में चेंज करेगा, डॉलर में चेंज करके फिर वो उस मुल्क की करेंसी में, मतलब ये एक अजीब सी जो है ना, अजीब सी खिचड़ी पक गई है कि पहले ये था भाई कि आपने डॉलर्स दे दिए, डॉलर्स में आपकी ट्रेड हो गई दूसरे मुल्क के साथ। अब जब आपने पाबंदियां लगा दी हैं तो वो मुल्क, उस लोगों ने जिंदा तो रहना है ना, ये लोग मर जाएं उस मुल्क के, ऐसे ही। तो अब उन लोगों ने, जिन आप कौमों पे पाबंदी लगा रहे हैं, डॉलर को वेपनाइज कर दिया आपने जी। तो उसके नतीजे में इनसिक्योरिटी पैदा हुई। उन्होंने कहा ठहरो यार 1 मिनट, ये कल को तो पता चला ये स्विफ्ट भी खत्म कर दिया, बैंक भी बंद कर दिए, ये भी बंद कर दिया, तो मुतबादिल रास्ता निकालो। तो दुनिया अपनी ये ब्रिक्स वहीं से तो उठा है कि भाई एक मुतबादिल तो रखो, ठीक है ना। ऐसा तो ना हो कि कल को जो पाबंदियां लगी तो सारा अकाउंट ही फ्रीज हो गए। तो ये उसके बाद उन्होंने जेनोसाइड के लफ्ज़ इस्तेमाल किया साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जेनोसाइड, यानी कत्लेआम जो गजा में है वो कत्लेआम हुआ है जी। और इसमें अभी यकीनन प्रेसिडेंट पुतिन सब ने बात, अच्छा इंडिया से उनके वजीर खारजा जयशंकर जो हैं उन्होंने मुलाकात, तो उसमें जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जयशंकर जो हैं उन्होंने खिताब किया है इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नहीं किया। सही। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक पोजीशन ली है जो कि पोजीशन तमाम दुनिया से मुख्तलिफ है। आयरलैंड में आपको पता है कि शिन फेन, यानी पूरी दुनिया से मैक्रोन की बात हुई है आज शी जिनपिंग से, सही। चाइना के प्रेसिडेंट की बात हुई है और एक ही टॉपिक डिस्कस हुआ है, गजा का सीज फायर। देखिए दुनिया, आपको ये ग्लोबल साउथ अफ्रीका, ये मतलब मुझे नहीं पता, और ये मुल्कों की हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन कुछ स्टेटिक पॉलिसीज होती हैं ना मुल्क की जी, वो उसमें
जो भी कामयाबी हो ना हो, कश्मीर पे एक स्टैटिक पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो कुछ भी हो जाए कश्मीर अपनी जगह, या ये कि और हवालों से एक पॉलिसीज़ होती हैं। अब मसला ये है कि ये जो पहला मुल्क अगर किसी ने, नॉन अरब मुल्क अगर किसी ने फ़लस्तीन को कब किया था, एक्सेप्ट किया था 48 के बाद, नॉन अरब मुल्क, वो तो इंडिया था। और उस वक्त गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू तो उसके बाद वो सारा करते कराते, लेकिन जो अब इंडिया के हीरो हैं इस वक्त, वो गांधी जी चूँकि हैं नहीं, वो तो सरवारकर हैं और नथुराम गोखले हैं। तो उस ज़माने में जब ये हिंदुत्व की तहरीक बनी थी, तो सरवारकर और इनके जो बाकी लोग थे सारे, वो ये कहते थे कि जी दो ही मुल्क हैं यहाँ पे, और मतलब हालांकि ये 1920 के अंदर, उस वक्त इसराइल नहीं बना था, ये उससे पहले उनकी जो तहरीरें हैं, तो अगर सरवारकर, जो वीर सरवारकर उनके रहनुमा, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था नथुराम गोखले के साथ, जिसने गांधी को मारा था, तो वो ये कहते हैं कि जी ये तो एक फूल की तरह इसराइल अगर तकसीम हो जाता है, और ये और हिंदू जिस तरह से हैं यहाँ पे, तो वहाँ पर उसी तरह से इसराइल है, और इस धरती पे दो कदीम कौमें ही तो आबाद हैं, एक बन इसराइल है और एक जो है वो हिंदू हैं, और बाकी तो ऐसे ही आ गए हैं दरमियान में। तो वो उनकी वो जो तहरीरें थीं, अच्छा मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हिंदुत्व की बुनियाद रखी। सही। और जो नथुराम गोखले ने कत्ल करने से पहले गांधी जी से एक दिन पहले जो मुलाकात हुई, इसको गिरफ्तार कर लिया गया था सरवारकर को, बाद में छोड़ दिया गया। अब मसला ये कि अगर आप उनके नजरियात को अपनी हिंदुत्व की पॉलिसी बना के अपनी फॉरेन पॉलिसी बना दें, ठीक है जी, और फॉरेन पॉलिसी बना के आप चले जाएं कि जी वो चूंकि नथुराम गोखले ने लिखा था 1948 में, 1938 में कोई एक राइटिंग थी, और उस राइटिंग में उसने ये लिखा था और उसके बाद ये कहा था, तो ये कहा था, तो उससे ये आज की बच्चे हैं, औरतें, ख़वातीन, ये, और मैंने आपसे पहले भी कल, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि यूरोप और यूरोपियन पॉलिसीज अलग चीज़ें हैं, ठीक है, इंडियंस और इंडियन फॉरेन पॉलिसी मतलब मुतज़ाद चीज़ें। इवन पाकिस्तान में डिबेट होती है ना कि भाई भाई कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह होना चाहिए, कुछ कहते हैं मैं IMF से बात करनी चाहिए, कुछ कहते हैं IMF से अलग हो जाना चाहिए, कुछ कहते, लेकिन कुछ रियासतों की स्टेटिक पॉलिसीज होती हैं, जैसे कश्मीर है, मतलब आप और चीज़ों में बहस कर सकते हैं ना, IMF के पास जाना है, हमें नहीं जाना, अच्छा जी कितना कर्जा लें, अच्छा क्या करें, माँ कब कैसे, ये वो सारा, लेकिन जो स्टेटिक पॉलिसीज आपकी होती हैं वो आपकी रियासत की पॉलिसीज होती हैं कि हमने अगर इसराइल को मानना है, अगर हमने नहीं, अचानक आपने, अच्छा ये भी छोड़ दें, ये इसराइल और ये मानने की बात भी छोड़ दें, 13,000 बच्चों के, ख़वातीन के कत्ले आम पर खामोशी, और आज जाके जयशंकर जो हैं, उन्होंने, जयशंकर जी ने कहा कि भारत जो है वो 2 रियासती फार्मूले पे यकीन रखता है, लेकिन साथ उन्होंने फ़लस्तीनी शहादतें जो हुई हैं उनके लिए कोई बात नहीं की।